एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसको चाय बनाना भी नहीं आती, क्या इंटरेस्टिंग चैप्टर आएगा। रोटी बनाना जानती नहीं है, चाय बनाना इसको पता नहीं, इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाएगी। इज इट नेसेसरी कि एक लड़की को चाय बनाना और रोटी बनाना आना चाहिए? ये किस लॉ की किताब में लिखा हुआ है या फिर कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि लड़की को ये सारे काम घर के आने चाहिए? भाई बेसिकली आज का टॉपिक ही हमारा यही है। देखिए सर ने जो है हमारे ऊपर एक ताना कस दिया है, बट अब हम लोग ये देख लेते हैं कि बेसिकली आज सर को सारे सवालों के जवाब हम दे देते हैं कि जो सर ने कहा कि मुझे बेसिकली सच्ची में चाय बनानी नहीं आती, मुझे ना मुझे चाय बनाना आता है ना मुझे रोटी बनाना आता है। मैं जब रोटी बनाती हूँ तो इट लाइक किसी भी देश का नक्शा, ठीक है ना। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि ये मुझे आना चाहिए? क्या इसके बिना मैं सर्वाइव नहीं कर सकती? क्या मुझे इसी तरीके के जो टॉन्ट है वो पढ़ने चाहिए? बताइए, इज इट राइट और रॉन्ग? चलिए देख लेते हैं। आज ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग ढंग से और कुछ अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ, जिन क्वेश्चंस में ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, पेपर, कॉपी, पेन सब चीज लेके बैठिएगा। टाइम दे रही हूँ, जाके पहले कॉपी और पेन लेके आओ, ठीक है? कॉपी पेन ले लिया? अब जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ ना, उन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। वो नोट डाउन किए हुए ही क्वेश्चन जो है आप लोग को एग्जाम में मिलेंगे। अब आप पूछोगे मैम आपको पेपर मिल गया क्या? भाई पेपर मुझे नहीं मिला है, लेकिन बात इतनी सी है कि इन क्वेश्चंस में चैप्टर खत्म हो जाएगा और क्वेश्चंस में हर एक टॉपिक से हमने क्वेश्चन इस तरीके से लिया है कि वो टॉपिक कवर हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आप या तो ऐसे पूछा जाएगा या फिर ऐसे पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो वही पूछा जाएगा, है कि नहीं? अब क्वेश्चन जो है बहरूपिया बन के सामने आ गया तो आप क्या आंसर देने में अगर कंफ्यूज हो गए तो आपको क्वेश्चन रह गया। अब वही आपको जो है समझना है और उसी तरीके के मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं जिससे आप बहुत बेहतर ढंग से समझ पाओ कि आप लोग को आंसर लिखने क्या है। हम कॉन्सेप्ट पकड़ चलेंगे, हम नहीं पकड़ के चल रहे क्वेश्चंस को, ठीक है? चलिए, इस चैप्टर को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक जेंडर, रिलीजन और एक कास्ट, ठीक है? 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और तीनों पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरी चैप्टर हम लोगों से क्या मांग कर रहा है और क्या है। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो है जेंडर। जैसे कि मुझसे अभी कहा गया कि तुम्हें तो चाय बनानी नहीं आती और तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती। भाई ये चीज लड़कों से क्यों नहीं एक्सपेक्ट की जाती कि तुम्हें भी घर के काम आने चाहिए? अगर लड़का बैठा है तो वो बैठा रहे, लेकिन लड़की बैठी नहीं रह सकती, उसे घर का काम करना आना चाहिए। ऐसा है ना? जरा मुझे जो लड़कियां मेरी वीडियो देख रही हैं जरा कमेंट्स में बताएंगी कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में नहीं होता होगा, लेकिन बहुत सी फैमिलीज में होता भी होगा, है ना? देखिए, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं जेंडर की। आप लोगों ने कई स्कूल के फॉर्म्स भरे होंगे, आप लोगों ने कई तरीके के सभी फॉर्म्स में जो है वहां पर लिखा होता है जेंडर या फिर सेक्स, 2 चीज लिखी होती है और वहां मेल और फीमेल या फिर अदर्स लिखा होता है, ठीक है? तो अब आज तक हम लोग ये समझते आए थे कि जेंडर और सेक्स दोनों एक ही चीजें हैं। मैं भी आज तक यही समझती आई थी कि दोनों एक ही चीजें हैं, बट भाई नहीं। लेकिन मैं आपको कहूँगी वहां तो लिखा था दोनों में मेल और फीमेल ही होता है और अदर्स लिखा होता है, तो फिर अलग कैसे हुए? अलग हुए। देखिए, सेक्स एक ऐसी चीज है जो कि बायोलॉजिकल होता है, जिसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता, जो कि भगवान ने दिया। आप साइंटिफिक चीज को अलग रख दीजिए, मेडिकल साइंस को अलग रख दीजिए, लेकिन हम एक नेचुरली चीज लेके चल रहे हैं। जेंडर एक ऐसी चीज हो गया, सेक्स एक ऐसी चीज हो गया जिसे आप लोग नहीं बदल सकते। जो बायोलॉजिकली बच्चा पैदा हुआ है उसका जो भी सेक्स है वो कहलाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है? ये तो हो गया सेक्स। लेकिन जेंडर क्या चीज है? ये किस बला का नाम है? जेंडर है सोशल एक्सपेक्टेशंस, वो सोच जो लड़के को लड़का और लड़की को लड़की बना के छोड़ देती है समाज में। कहने का मतलब लड़की को जो है एक आदर्श लड़की कब माना जाएगा? मुझे तब लड़की माना जाएगा जब मुझे घर के सारे काम करने आते होंगे, मैं ज्यादा किसी से हंस हंस कर बातें ना करूं, ठीक है ना? घर से रात को 7 बजे के बाद मैं बाहर ना निकलूं, ठीक है? और इसी तरीके के जब मैं काम करूंगी ना, तब मुझे एक अच्छी लड़की माना जाएगा, घर की बहुत प्यारी बेटी माना जाएगा। एम आई राइट और नॉट? ये स्टीरियोटाइप्स तो यही कहते हैं।
जितनी भी रूढ़िवादिता सोच जो है, समाज की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो तो यही कहती है। अब मैं घर के बाहर अगर जा रही हूँ 7 बजे के बाद, भले ही मेरे घर वालों को फिक्र ना हो, लेकिन कॉलोनीज में बैठी हुई आंटियों को जरूर फिक्र होगी कि बेटा ये 7 बजे के बाद जा कहाँ रही है कि नहीं? कॉलोनीज को आंटी को फिक्र होगी, लेकिन लड़का जा रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, बेटा तू जा, तेरे तो काम है, तू जा, तुझे क्या मतलब है ना? ये है जेंडर। लड़कों के लिए क्या है, बेटा तुम लड़के हो, रोना नहीं चाहिए, लड़के रोते थोड़ी है। अगर किसी लड़के को गुड़िया से खेलते हुए देख लिया, बेटा तुम लड़के हो, गुड़िया से नहीं खेलते, तुम्हें गन से खेलना चाहिए, तुम्हें बाइक से खेलना चाहिए, तुम्हें कार से खेलना चाहिए। ये सोच उन लोगों के अंदर भरता कौन है? एक पैदा हुए बच्चे को नहीं पता है उसके अंदर ये सोच किसने भरी शुरुआत से? खिलौनों को डिवाइड किसने कर दिया? हमने कर दिया। उनके अंदर ये सोच हमने भरी कि तुम लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं है, वो लड़की है, वो छुई मुई है, उसे टच भी करोगे तो वो रो जाएगी। लड़कियों में ताकत नहीं होती, लड़के बहुत ताकतवर होते हैं। ये सोच हमने भरी है। तो यही चीज क्या है? यही चीज है जेंडर। जो सोशल एक्सपेक्टेशंस होती है, जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग जेंडर कहते हैं। अब देखो, ये मत सोचना कि मैं बहुत जोश में आ गई ये लड़का लड़की वाला टॉपिक लेके, ऐसी कोई बात नहीं है। बस जस्ट एग्जाम्पल्स देने थे, और ये एग्जाम्पल वो है जो आप अपने डेली रूटीन में या डेली लाइफ में, अपने घर में ना सही तो आसपास तो कहीं ना कहीं देख ही लेते होंगे, ठीक है ना? तो यही इसी तरीके के एग्जाम्पल्स के साथ, डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ जब आप अपने आंसर्स को लिखते हो ना, तब आंसर में एक नई जान आती है, ठीक है ना? तो वही चीज हमें देखनी है। तो देखिए, बेसिस ऑफ सोशल डिफरेंसेस क्या है? बेसिस ऑफ सोशल डिफरेंसेस, मोस्टली बहुत सारे बेसिस होते हैं सोशल डिफरेंसेस के। हमारा इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स है। जब डाइवर्स है तो उसमें बहुत तरीके के सोशल डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम जो यहां पर बात करके चल रहे हैं वो है जेंडर, रिलीजन और कास्ट, ठीक है? इसमें से भी जेंडर और रिलीजन, ये दो ऐसे बेसिस हैं जिनका डिफरेंस हमें कहीं भी देखने को मिल जाएगा। जेंडर तो हम यूनिवर्सल लेवल पर देख सकते हैं। जेंडर क्या है? यूनिवर्सल। अब ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में ही लड़के और लड़कियां होते हैं, ठीक है ना? बाकी और भी कंट्रीज में यही लोग देखने को मिलते हैं, लड़के लड़की अदर्स यही देखने को मिलते हैं ना। तो यहां पर इनइक्वालिटी जेंडर के बीच में देश के किसी भी कोने में हो सकती है, रिलीजन के बेस पे भी हो सकती है। हमने नर्दर आइलैंड का जो है देखा था, नर्दर आइलैंड का एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था, तो रिलीजन के बेसिस पर भी कहीं हो सकती है। अब रिलीजन में हो सकता है कि दो रिलीजन्स के बीच में हो, या फिर हो सकता है एक ही रिलीजन में दो डिफरेंट पार्ट बट गए हों, दो पंथ बट गए हों, उन पंथ के बीच में हो, तो वो भी रिलीजन बेस पे होगा। लेकिन भाई इंडिया की एक अनोखी बात, ये वाला बेसिस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कास्ट के बेसिस पर डिफरेंस आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया में आप मतलब घर के बगल में भी आपको हर जगह नई नई कास्ट, नए नए कास्ट के लोग देखने को मिलेंगे, और उनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। कास्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब हर चीज का मतलब एक एडवांटेज है तो ठीक है, लेकिन जब उसी एडवांटेज का एक्सेसिव हम लोग कर देते हैं ना, एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब हमने कास्ट की अति कर दी कि अब तो आप इस सिस्टम से बाहर निकल ही नहीं सकते, तो वहां पर ये चीज हमारे लिए एक सोशल डिफरेंस का कारण बन गई। इसको शुरुआत तो किसी और बेसिस पर किया गया था, लेकिन हमने इसे बना को छोड़ दिया, तो उसी का रिजल्ट बन के आया कास्टिज्म, ठीक है ना? तो इसी सारे बेसिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। सेक्स और जेंडर मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक है ना? अब हम लोग बात कर लेते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बारे में। किसके? जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बारे में। देखिए, हम लोगों ने बात कर लिया कि लड़का लड़की का जो सोशल डिफरेंस है वो हमारे जो पूरा इंडिया है, या फिर आप किसी भी ग्लोबली ये ले लीजिए, ग्लोबली ये सोशल डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है? इसी सोशल डिफरेंस के बेसिस पर हम लोगों ने लोगों के काम को भी डिवाइड कर दिया है। हमने क्या कर दिया है? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया है। हमने काम को भी नहीं छोड़ा। हमने कह दिया लड़कों के लिए ये काम है, लड़कियों के लिए ये काम है। लड़के क्या करेंगे? लड़के बाहर का काम देखेंगे, बाहर के जितने भी काम है वो लड़के देखेंगे, लेकिन जो घर के काम है वो लड़कियां देखेंगी, ठीक है ना? घर के अंदर के जितने भी काम है वो लड़कियों को देखने पड़ेंगे। लेकिन देखिए, मतलब कितनी सोचने वाली बात है कि जो काम घर में 365 दिन हमारे घर में मम्मियां करती हैं, सबके घर में मम्मी काम करती होंगी, चाहे वो क्या बोलते हैं, किसी मेड की हेल्प से कर रही हो, डोमेस्टिक हेल्पर की हेल्प से कर रही हो, तो क्या उसमें उनका दिमाग खर्च नहीं होता है?
उससे भी काम करवाना पड़ता है ना, वो अपने आप तो काम नहीं करती है, तो उसमें भी कोई ना कोई एनर्जी वेस्ट हो रही है। कभी पापा को देखा है मेड से कहते हुए कि बेटा इस कोने को साफ कर दे, आज यहाँ पोछा अच्छे से लगा दे, आज उस अलमारी को साफ कर दे? नहीं, ये सारे काम कौन करता है? मम्मी करती है ना। तो मम्मी चाहे खुद काम करे या फिर डोमेस्टिक हेल्पर की हेल्प से काम करवाए, काम मम्मी को ही करना है। लेकिन जो अर्निंग का काम है, ब्रेड एंड बटर अर्न करने का काम है, वो हमने किसके पल्ले पर लिख दिया? वो पापा के पर लिख दिया कि भाई जो अर्निंग का काम करेंगे वो तो सिर्फ पापा करेंगे, यानी कि जो घर के मेल्स हैं वो काम वो लोग करेंगे। अब जब मम्मी घर का काम कर रही है, उस काम को कोई रिकॉग्निशन, मतलब तारीफ तो छोड़ो, मम्मी डेली खाना बनाती है, कभी जिंदगी में उसकी तारीफ नहीं करी होगी, है ना। लेकिन एक दिन पापा खाना बना दे, अरे वाह पापा क्या खाना बनाया, आपसे टेस्टी खाना तो कोई बना ही नहीं सकता, यही होता है। मम्मी रोज खाना बनाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हम होटल में जाके खाना खाते हैं और होटल में खाना शेफ बना रहा है, और वो शेफ कौन है? मेल है। उसको पे भी मिल रहा है और उसको उसकी वैल्यू भी मिल रही है। और वही काम जब घर पे मम्मी कर रही हैं तो पैसे तो छोड़ो, उन्हें उसकी वैल्यू भी नहीं मिल रही है। यही अंतर है। मतलब जिस काम को घर पे किया जा रहा है, जिसे मम्मी विदाउट एनी पे कर रही हैं, उस काम को जब पे किया जाता है, उसके पैसे दिए जाते हैं, तो उस काम को खुशी खुशी करने के लिए मेल्स जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो यही जो है हमने क्या कर दिया? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया, जिसका मतलब हम लोग देखने की कोशिश करें, अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज आइदर डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली और ऑर्गेनाइज्ड बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर्स। काम उन्हीं को करना है, जिसे हमने क्या कह दिया? घर के सारे अंदर के काम जो है विमेंस करेंगी, और बाहर की ब्रेड एंड बटर अर्न करने का काम क्या है? कौन करेगा? डोमेस्टिक हेल्पर, मेल्स करेंगे। तो ये क्या हो गया? हमारा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। तो ये चीज जो है, जब हमने विमेंस को घर के अंदर तक ही सीमित करके रख दिया कि उन्हें बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, बाहर निकल के काम करने की परमिशन नहीं है, बट वी आर इन द 21st सेंचुरी, चीजें बदली हैं। इंडिपेंडेंस के बाद से ही चीजें बदली हैं। तो विमेंस भी आजकल काम कर रही हैं, विमेंस भी बाहर जाके काम कर रही हैं, बट दे फेस डबल बर्डन। क्या फेस कर रही है? डबल बर्डन। मतलब मम्मी जाती है घर से बाहर, जॉब करती है, जॉब करके वो आ रही है, आने के बाद घर के काम करने की जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। उनसे मतलब वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि अगर उनसे पहले घर में कोई मेल पहुंच गया है तो वो खाना बना के तैयार रखेगा या फिर घर की साफ सफाई में थोड़ी सी हेल्प कर देगा। मुझे थोड़ा क्षमा करें अगर मेरे शब्दों से कोई आहत हो रहा हो, लेकिन सच्चाई तो 90% यही है। इस सच्चाई को झुठला नहीं सकते आप लोग। 90% की सच्चाई यही है। 10% हो सकता है कोई एक्सेप्शनल केसेस हो, किसी ने 16 सोमवार के व्रत करे हो तो किसी को अच्छा हस्बैंड मिला हो, लेकिन 90% की सच्चाई तो यही है कि नहीं है सर? है कि नहीं? यस यस। देखो मैंने तो कहा था, ये सच्चाई है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा कि उनको घर के अंदर तक सीमित करके छोड़ दिया। जब घर के अंदर सीमित करके छोड़ दिया तो हमने उन्हें बाहर भी रिकॉग्निशन देने से मना कर दिया। बाहर भी उनकी वैल्यू हमने वो है नील बटे सन्नाटा कर दी। जब बाहर उनके राइट्स को लेकर कोई बोलने वाला ही नहीं था तो उनके राइट्स की वैल्यू कहां से होगी? प्रॉब्लम हम लोगों ने देख ली कि प्रॉब्लम थी सोशल डिफरेंस की, उन्हें किसी तरीके का रिकॉग्निशन ना उनको ना उनके काम को मिल रहा था। लेकिन जब उस काम को रिकॉग्निशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वही काम कौन कर रहा है? मेल कर रहा है। आप कितने भी देख लीजिए, आप बड़े से बड़े हेयर स्टाइलिस्ट को देख लीजिए, आप बड़े से बड़े डिजाइनर्स को देख लीजिए, आप शेफ्स को देख लीजिए, ये सब आपको लाइन से मोस्टली मेल्स मिलेंगे। आप बड़े बड़े होटल्स में जाएंगे आपको मेल शेफ मिलेंगे। मनीष मल्होत्रा, जावेद हबीब, ये सब हेयर स्टाइलिस्ट और ड्रेस डिजाइनर्स ही है ना बड़े बड़े। तो ये सब क्या है? ये मेल्स हैं, क्योंकि इनके कोई काम के पैसे मिल रहे हैं। अब घर में कोई लेडी काम करती है इस तरीके के, तो वो कहते हैं कि ये तो इसका काम है, इसे सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम आना चाहिए, शादी के बाद अच्छा रहेगा, सास खुश हो जाएगी, है कि नहीं? जोक्स अपार्ट, बस होता यही है, ठीक है।
अब हम लोग देख लेते हैं, प्रॉब्लम हमने देखी, इसका सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और इसका एकमात्र सॉल्यूशन जो है वो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हमने उनसे उनके सारे अधिकार ही छीन लिए तो उन अधिकारों को बनाए रखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उनका पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करें और उन्हें जो है कुछ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दें, ताकि विमेंस आगे आए और अपने अधिकार के लिए जो है वो कुछ काम कर सके। लेकिन हम अभी भी उस हिसाब से काम नहीं कर पाए हैं। अब देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पे हम लोग बात कर लेते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में जो है वो आपका टॉपिक खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन एनी 5 एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डे टू डे लाइफ इन विच women आर डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया। ठीक है, ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पर आज भी वुमेन्स क्या है डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, वो हमें बताने हैं। ऐसे 5 एस्पेक्ट्स जो कि आपसे 5 नंबर में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? उसके बाद एक्सप्लेन हाउ द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। यानी कि हमने कहा कि विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होना चाहिए, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में उन्हें जगह मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ किस हद तक विमेन्स को हेल्प करेगी उनकी वैल्यू रिकॉग्नाइज करवाने में। ठीक है ना, ये आप लोग को बताना है। एंड नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है और वो ये है, हाउ इज जेंडर डिविजन अंडरस्टूड इन इंडियन सोसाइटी। देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। मैंने आंसर्स इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि मैं आपको वर्बली बता रही हूं और आंसर्स आप लोग इनका लिखेंगे। या तो देखिए, आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं आप लोग को टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, तो आप लोग मुझे फोटो सेंड कर सकते हैं अपने आंसर्स के, तो मैं वो चेक कर लूंगी। ठीक है, और अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन टेलीग्राम के लिए आप लोग को मुझे कमेंट करने होंगे ताकि मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर सकूं। क्लियर है? चलिए, टू व्हाट extent does political mobilization on gender basis help to improve women's role in public life। मतलब किस हद तक विमेन का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जेंडर बेसिस पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो है वो हेल्प करेगा, किस लिए, विमेन्स के रोल को पब्लिक लाइफ में इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप लोग लेके चलिए। घर में जो है बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्कशन होते हैं, कई बार शादी से रिलेटेड डिस्कशन होते हैं। कितने % केसेस में वुमेन्स की राय जो है वो घर में ली जाती है कि हमें ये काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर वुमेन ने मना किया है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, वुमेन ने जो भी एडवाइस दी उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। आज भी आप मुझे बताइए जरा, कितने % घर ऐसे हैं जिसमें शादी जो है वो लड़कियां अपनी मर्जी से कर सकती हैं? जरा मुझे कमेंट में बताइएगा। घर में जितनी थोड़ी खैर 10th क्लास के बच्चे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जरा मजाक करके आइएगा घर में मम्मी पापा से कि मम्मी मुझे शादी अपनी मर्जी से करनी है। फिर जरा रिएक्शन देखिएगा और थोड़ा मुझे बताइएगा कि रिएक्शन क्या था। ठीक है ना, तो उससे परसेंटाइल हमें पता लग जाएगा कि वुमेन्स पब्लिक लाइफ में तो छोड़िए, घर की लाइफ में वुमेन्स के क्या राइट है और कितना रिकॉग्निशन और कितनी वैल्यू है। ठीक है ना, मैं सभी घरों की बात नहीं कर रही हूँ। देखिएगा, अब ऐसा ना हो कि कमेंट में आप लोग बौछार कर दो कि हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता। भाई, हर घर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम लोग बात करते हैं मोस्ट ऑफ द एवरेज की, अबव द एवरेज, कि ये चीज़ मोस्ट ऑफ द केसेस में होती है। ठीक है ना, आप उस चीज़ को नहीं नकार सकते हो। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन, जेंडर का टॉपिक फिनिश, ये 3 है। अब आपका पहला क्वेश्चन कि किस बेसिस पर विमेन जो है वो फेस करती है डिस्क्रिमिनेशन अपनी डे टू डे लाइफ में। तो देखिए, पहला है एजुकेशन। पहला क्या है? एजुकेशन। देखिए यहां पर जो डेटा आप लोग को लेटेस्ट डेटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है, विमेन का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है? 54%। और मेंस का बात करूं, मेल्स की बात करूं तो उनका कितना है? 76%। अब इस बीच का फर्क ही आप तो देख लीजिए। अगर मैं 100 लोगों को मान के चलूं, 100 की पॉपुलेशन है, उसमें से सिर्फ 54 जो है क्या है, लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, और लड़के जो है कितने? 76 लड़के पढ़े लिखे हैं। तो आप मान के चलिए कि उस रेस में कहाँ दोनों जो है वो बराबर दौड़ पाएंगे, है ना।
अब देखिए इस भी केस में क्या होता है कि लड़कियां जो है कई बार अपना स्कूल जो है वो जल्दी से ड्रॉप कर देती हैं। क्लास 8 तक पढ़ लिया, क्लास 10 तक पढ़ लिया, 12th तक पढ़ लिया, लास्ट 12th तक पढ़ लिया, और जो रूरल एरियाज होते हैं उसमें तो 8th के बाद या 10th के बाद लड़कियों का स्कूल जो है वो छुड़वा दिया जाता है। केस यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ, हो सकता है किसी की मजबूरी हो। अब मजबूरी का नाम देखिए क्या होता है। अगर घर में लड़का है और लड़की है, मजबूरी है, पैसा नहीं है, तो जो पेरेंट्स होंगे वो अपना रिसोर्स कहाँ खर्च करना चाहेंगे? लड़के के ऊपर खर्च करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि लड़की तो भाई ब्याहनी है और ब्याह के किसी दूसरे घर में देनी है, तो उसके ऊपर अपने रिसोर्सेज वेस्ट करने का क्या फायदा? लड़का है, अपने बुढ़ापे का सहारा उसके ऊपर देंगे तो वो हमारा बुढ़ापे में ख्याल रखेगा। ये मेंटलिटी होती है, और इसी मेंटलिटी के साथ काम करके लड़की को जो है घर पे बिठा दिया जाता है और लड़के को आगे पढ़ाया जाता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आसपास जो है वो स्कूल ही ना हो। लड़की को 8 तक पढ़ाया, उसके हायर एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं है, बाहर भेजने में पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रीजंस। अब इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते, पेरेंट्स चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन जब बात सेफ्टी की होगी तो फिर वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसे घर में बिठाना ज्यादा पसंद करेंगे। ठीक है ना? तो अगर आसपास स्कूल नहीं है तो सेफ्टी रीजंस की वजह से जो है लड़की को बाहर पढ़ने के लिए दूसरे जगह पर नहीं भेजा जाता है। उसमें भी भेज भी दिया तो कई बार क्या होता है कि वहाँ पर हो सकता है वॉशरूम्स अवेलेबल ना हो सकता है लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उस कंडीशन में, तो उस वजह से भी लड़कियाँ क्या हैं, स्कूल्स को ड्रॉप कर देती हैं, है ना? तो ये लिटरेसी रेट का जो हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं कि बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, बट रिजल्ट क्या है कि ये डिफरेंस तो है। ठीक है ना? तो एक हो गया एजुकेशन के मामले में जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है वो है हाईली पेड जॉब्स। मतलब आप कितनी भी हाईली पेड वैल्यूड जॉब्स देख लीजिए, वहां पर आपको एज कंपेयर मैन ज्यादा देखने को मिलेंगे विमेन के कंपैरिजन में। ठीक है, मान ली अब ये देखिए कि विमेन जो है वो 365 दिन घर में काम करती है कि नहीं करती? उसे एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन उसके काम की कोई वैल्यू नहीं है। कभी थोड़ा मम्मी को प्रेस कीजिए कि मम्मी आप बहुत अच्छा काम, मतलब बहुत काम करते हो आप, और उन्हें प्यार से एक हग कीजिए, शी फील ब्लेस्ड, है ना? उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हम कभी नहीं करते ऐसा, मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं करते हैं हम लोग, उनके काम को वैल्यू नहीं करते। और एक फैक्ट में, एक स्टडी में ये देखा गया है कि वुमेन्स जो है वो मेन से 1 घंटा ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन फिर भी उनके काम की कोई वैल्यू नहीं है। हाईली पेड जॉब्स पर आपको मेंस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू वुमेन। तीसरे की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर होगा द एक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। द एक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन 1976। ठीक है ना? अब देखिए रेम्यूनरेशन एक्ट का मतलब क्या है। हमारे जो डीपीएसपी है उसमें ये चीज़ मेंशन है कि सभी को, अगर जो मतलब सब इक्वल काम कर रहे हैं तो उन्हें इक्वल वेजेस भी मिलने चाहिए। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर जो एक्ट लेके आया गया उसके बाद भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि आप हर किसी इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, चाहे आप बॉलीवुड इंडस्ट्री देख लीजिए, चाहे आप कंपनीज देख लीजिए, चाहे आप कोई भी फील्ड देख लीजिए, वहाँ पर अगर 2 लोग, एक मैन एक विमेन सेम काम कर रहे हैं तो उसमें मैन को ज़्यादा सैलरी मिल रही है और विमेन को कम सैलरी मिल रही है। रीज़न डोंट नो, बट है यही। ठीक है, इसके लिए ये द एक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन भी लेके आ गया 1976 में, और बोला गया कि वेजेस को इक्वल किया जाना चाहिए, जो कि बहुत लॉजिकल है। बट कितना हुआ, ग्राउंड रियलिटी जो लोग फेस कर रहे हैं उनको पता है। ठीक है, चौथे की अगर मैं बात करूं तो है क्या, फीमेल फिटिसाइड। क्या है? फीमेल फिटिसाइड। यानी कि आज भी बहुत से घर ऐसे हैं जहां पर यानी कि जो सेक्स टेस्ट है, यानी कि बच्चे के पैदा होने से पहले पता करना कि लड़का है या लड़की, ये एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है ना? ये एक क्राइम है। लेकिन फिर भी आज कई ऐसी जगह हैं जहां पर ये चीज़ टेस्ट की जाती है और लड़कियों को पैदा होने से पहले ही जो है क्या, मार दिया जाता है। अब जब जन्म ही नहीं ले रही है तो फिर क्या ही करेंगे, मतलब आपने तो जन्म ही नहीं ले दिया, दुनिया देखने नहीं दी, उससे पहले ही मार दिया, तो बाद ऊपर की सारी चीज़ें तो निल हो गई।
कहीं आप लोगों की जो बुक्स हैं उनमें आप लोगों को मैप दिया हुआ है सेक्स रेशियो का। सेक्स रेशियो का मतलब पर 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं। आप नीचे सदर्न पार्ट में जाएंगे, आप ईस्टर्न पार्ट्स में जाएंगे, वहां पर आपको अच्छा खासा रेशियो देखने को मिलेगा। अबव 900, अबव 850 अच्छा रेशियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ये रीजन ऐसे हैं जो ट्राइबल एरियाज हैं जहां पर लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लड़का है लड़की है ठीक है, उन लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो वहां पर दोनों को इक्वल मान के वो लोग अच्छे से पालन पोषण करते हैं। लेकिन वहीं आप दूसरे स्टेट्स में जाएंगे, कई स्टेट्स में जो सेक्स रेशियो है वो 800 से भी कम है, 800 से भी कम है। ठीक है ना, तो वहाँ जो स्टेट्स हैं वो क्या फेस कर रही हैं? वो फीमेल फिटिसाइड फेस कर रही हैं, जहाँ पर लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें? समझ में आ गए आप लोगों को पॉइंट्स? ये 4 पॉइंट्स हैं। इसमें ये वाला जो पॉइंट है एजुकेशन वाला, इसको आप 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। एक आप लोगों ने एजुकेशन का बता दिया, दूसरे वाले पार्ट में ये ड्रॉप आउट वाला जो रीज़न है इसको आप स्प्लिट कर देंगे, और इस तरीके से 5 पॉइंट जो है वो आप लोगों के बन गए और पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, explain how the proper representation of women in legislature can solve the problem of gender based discrimination in India। देखिए, जेंडर डिवीजन कैसे इंडियन सोसाइटी में देखा जाता है, इसका आंसर आपको इस क्वेश्चन से मिल गया। अब आपसे ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये 5 नंबर का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया आप लोगों के लिए। और यहाँ आप लोग बैठते सोचोगे कि क्या जेंडर डिवीजन इंडियन सोसाइटी में कैसे पूछा जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये जो क्वेश्चन बताया ना, इसी क्वेश्चन के साथ मर्ज करके ये वाला क्वेश्चन मिक्स कर दिया गया है। क्लियर है? समझ में आ गया? इन दोनों क्वेश्चन को मर्ज करके ये वाला क्वेश्चन बना दिया है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बताना है, जेंडर बेसिस पर किस तरीके से हेल्प करेगा, और जेंडर डिवीजन किस तरीके से अंडरस्टूड है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो चीज है वो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि हाउ इज जेंडर डिवीजन अंडरस्टूड इन इंडियन सोसाइटी। तो आपने देख लिया कि किस किस तरीके से जेंडर डिवीजन है इंडिया में, एजुकेशन के बेसिस पर फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, और ब्ला ब्ला जो भी हमने चीजें पढ़ी थी वो सारी चीजें। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि जो जेंडर बेसिस डिस्क्रिमिनेशन है उससे जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है उसे किस तरीके से हेल्प मिल सकती है इसको कवर करने में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कवर करने में। तो देखिए आप लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इंडियन सोसाइटी में वुमेन्स के साथ, फीमेल्स के साथ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता क्यों है। डिस्क्रिमिनेशन का रीज़न ये है कि इंडियन सोसाइटी जो है वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी कि पितृसत्ता यहाँ पर काम करती है। पितृ प्रधान जो है, पुरुष प्रधान समाज हमारे देश को माना जाता है कि घर का जो मुखिया होगा वो एक आदमी होगा, औरत घर की मुखिया नहीं हो सकती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि सारी चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं और वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। और इसी के चलते होता क्या है, इसी के चलते जब एक वुमेन घर में ही रह जाती है और घर से बाहर न निकलने के कारण सोसाइटी में भी उसका रिकॉग्निशन नहीं होता है। ठीक है ना, अब जब सोसाइटी में उसका रिकॉग्निशन नहीं हो रहा, सोसाइटी में उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, तो वो किस तरीके से अपने अधिकारों के बारे में और सबसे बड़ी बात अपनी समस्याओं के बारे में बात कर पाएगी। क्योंकि विमेन की समस्या विमेन खुद जानती है। फैक्ट्स स्टडीज ये बताती है कि विमेन सबसे ज्यादा अनसेफ अपने घर में होती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस के लिए जो पंचिंग बैग का काम करती है वो विमेन करती है कि भाई किसी को पूरा स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस करके आदमी आए घर में, और डोमेस्टिक वायलेंस किसके साथ हुई? विमेन के साथ। तो फेस किसने किया? विमेन ने फेस किया। तो केस स्टडीज ये बताती हैं। तो जब विमेन सामने नहीं आएगी तो वो अपनी बात को किस तरीके से रखेगी। तो यहाँ बहुत जरूरी चीज है कि विमेन को क्या मिले? इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। विमेन्स को क्या मिले? इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले। मतलब अगर मान लीजिए 100 लोगों की जनसंख्या है और उसमें से अगर चुनाव लड़ा जा रहा है तो उसमें जितना रिप्रेजेंटेशन मेल्स को मिल रहा है उतना ही फीमेल्स को भी मिलना चाहिए, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आप भारत में देख लीजिए, आज तक के इतिहास में केवल एक ही प्रधानमंत्री बनी है फीमेल भारत की, इंदिरा गांधी जी। उसके अलावा कोई नहीं बना। राष्ट्रपति एक बनी थी, अब वर्तमान में दूसरी हैं। ठीक है, सिर्फ इंडिया में नहीं, आप भारत के बाहर के देशों में जो अपने आप को बहुत विकसित देश मान के चलते हैं
उन देशों में भी आज तक, अमेरिका में भी आज तक एक भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी है, सब मेल प्रेसिडेंट हैं। तो यही चीज शो करती है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं, ठीक है ना। यही चीज जो है डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में दिखाती है। क्लियर है? तो इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया पावर शेयरिंग में पढ़ा था कि पंचायती राज में वुमेन्स को जो है क्या की गई, 1/3 सीट्स क्या है अलॉट की गई, 1/3 सीट जो है वुमेन्स को अलॉट की गई। उसके अलावा इसी तरीके की डिमांड्स जो है वो कहां पर रखी जा रही है, लोकसभा में रखी जा रही है कि वुमेन को यहां पर भी जो है क्या है, कुछ सीट्स अलॉट की जाए, रिजर्व कर दी जाए, जिन पर केवल महिलाएं ही क्या है चुनाव लड़ सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी तक ऐसा बिल जो है वो पास नहीं हुआ है, बस घूम ही रहा है, अभी तक पास होने में नहीं आया है, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। अगर दूसरी चीज की बात मैं यहां पर करके चलूं तो दूसरी चीज ये है कि जब विमेन पॉलिटिकली सामने आएंगी तो वो अपनी जरूरतों को, अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा बेहतर ढंग से रख पाएंगी, और जो लॉ बनेगा वो लॉ जो है क्या बनेगा, विमेन फ्रेंडली बनेगा, फीमेल फ्रेंडली बनेगा। लॉ मेकिंग क्या रहेगी, फीमेल फ्रेंडली रहेगी, फीमेल फ्रेंडली लॉ मेकिंग फीमेल फ्रेंडली रहेगी कि उनके अकॉर्डिंग लॉज बनाए जाएंगे, उनकी जो वैल्यूज हैं उनको सुना जाएगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या है लॉ इन्फोर्समेंट किया जाएगा, जिससे वुमेन्स को जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक? तीसरा जो पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है, तीसरा जो पॉइंट होने वाला है वुमेन्स की सोसाइटल इमेज। जो वुमेन्स के हाथ में हथकड़ी डाल के घर में छोड़ दिया गया है, और एक इमेज जो उसकी निर्धारित कर दी गई है विमेन की, एक आदर्श नारी की बुक में इमेज क्या होती है, हाथ में 4 हाथ बना दिए, एक हाथ में बच्चा है, एक हाथ में झाड़ू है, एक हाथ में पोछा है, एक हाथ में करछी है, एक हाथ में कुछ है, एक हाथ में कुछ है। ये क्या है, एक आदर्श नारी की तस्वीर बना दी है ना। इस तस्वीर को चेंज करने में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। मैं ये नहीं कहती कि ये सारे काम गलत हैं, भाई करने चाहिए, लेकिन खाली औरतों को भी करने चाहिए। अगर साथ में मिलके करेंगे तो जो काम 1 घंटे में हो रहा है वो आधा घंटे में कंप्लीट ना हो जाएगा, तो फिर दोनों मिलके आराम से रेस्ट करिए, दिक्कत क्या है। लेकिन हर कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता। मेरे पीछे बैठ के भी लोग इस टाइम ये गर्दन हिला रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता, रियलिटी तो यही है, ठीक है ना। तो तीसरा क्या है, विमेंस की जो सोसाइटी में एक इमेज क्रिएट कर दी है ना, उस इमेज को चेंज करने में भी ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही हेल्प कर सकती है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैंने आप लोग को सच्चाई भी बता दी है कि जो ग्राउंड रियलिटी है, विमेंस को पंचायती राज में जगह दी गई, 1/3 सीट्स अलॉट कर दी गई, लेकिन इसके साथ साथ पता है एक नया पद भी निकल के आ गया। कौन सा पद? प्रधानपति। ये कौन सा पद है? एक्चुअली रुको, मुझे इतना लॉ के बारे में नॉलेज नहीं है, सर को लॉ के बारे में थोड़ी नॉलेज है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सर ये प्रधानपति क्या होता है? कोई पद नहीं होता, लेकिन जितनी भी मीटिंग्स देखने में आती है वहां तो ये पद निकल के आया है कि प्रधानपति होते हैं। कई बार डीएम ने बहा दिए हैं ऐसे, बट होता है, हाँ प्रैक्टिकली होता है, लेकिन कानून में ऐसे कोई पद नहीं है। लेकिन बना किसने दिया? सोसाइटी ने बना दिया। किस लिए? कि विमेन अगर सीट मतलब रिजर्व हो गई तो उससे लड़ तो केवल विमेन ही सकती है, लेकिन उसके साथ साथ पोस्टर में एक हाथ जोड़े हुए आदमी होंगे, बगल में उनके हस्बैंड भी होंगे। भैया पोस्टर से आपको कोई उठा के ले जा रहा, लेकिन उनके बगल में उनके हस्बैंड भी होंगे। और उसके बाद जब चुनाव जीत गए तो जब पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड करनी है, डीएम्स के साथ मीटिंग अटेंड करनी है, तो जाएंगे कौन मीटिंग अटेंड करने? प्रधानपति। जैसा कोई पद ही नहीं है, लेकिन लोगों ने बना दिया, और प्रधान के जो पति होते हैं वो सारी मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए जाते हैं। तो वी हैव टू चेंज दीज कंसेप्शंस। अगर हमने ये कंसेप्शन चेंज नहीं करे तो भाई दूसरी दुनिया से उतर के लोग नहीं आएंगे इन चीज़ों को चेंज करने के लिए, हमें ही बदलने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यही चीज़ें जो है आपको आपके एग्जाम में लिख के आनी है, और इसी के साथ जो है आपका जेंडर वाला टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो कि एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी हो।
सोसाइटी में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन और क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल सोसाइटी। हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है। जेंडर और सेक्स के बीच में मैंने आपको डिफरेंशिएट कर दिया। विमेन किस किस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं वो मैंने आप लोग को बता दिया। इसके अलावा किस तरीके से प्रॉपर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो है विमेंस को हेल्प कर सकता है सोसाइटी में वैल्यू रिकॉग्निशन के लिए, वो भी मैंने आप लोग को बता दिया। अब आप लोगों से यहाँ पर कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन आंसर्स आप लोगों को यही लिखने हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब एग्जामिनर आप लोग को घुमाने की कोशिश करेगा तो आपको घूमना नहीं है, दिमाग को फोकस्ड रखिएगा, स्थिर रखिएगा, क्योंकि आंसर तो आप लोगों को यही लिख के आने हैं, इससे अलग कुछ लिख के नहीं आना है। ठीक है ना। कोशिश करिएगा डे टू डे लाइफ की ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे, यहाँ जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल को दे, फैक्ट्स ज़्यादा लिख के आए। जैसे एजुकेशन में हम लोगों ने बताया वुमेन्स 56% और मेल्स जो है कितना 76%, तो उस तरीके के फैक्ट्स एंड फिगर को यूज़ कीजिएगा। सेक्स रेशियो के जो फिगर्स हैं उनको यूज़ कीजिएगा और उसके साथ आंसर लिखिएगा, और यकीन मानिए इन आंसर्स में तो आप बिल्कुल मात नहीं खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक रिलीजन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।